चलिए तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं अपने मॉड्यूल नंबर 7 विच इज फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ अ फर्म। इसके अंदर 3 चैप्टर है अपने। कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज, लेवरेज एंड डिविडेंड पॉलिसी। और ये आपके लिए गोल्डन चैप्टर थे एफएम के अंदर, बिकॉज प्योरली 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इस स्टडी नोट को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए तो सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं अपने। और कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली 4 मेथड है। एनआई, एनओआई, तीसरा ट्रेडिशनल अप्रोच, चौथा अपना एमएम अप्रोच। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। इसके रिलेटेड मैंने नोट्स जो है वो आपको ऑलरेडी लिखवा दी है। ठीक है, तो वो नोट्स आपको रेफर करनी है जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर कर रहे हो। चलिए इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। अच्छा, ये वर्कबुक का एक और फायदा है कि इसमें आपका पूरा मॉड्यूल भी कवर हो रहा है। ठीक है, तो मॉड्यूल प्लस एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन सब कुछ कवर हो जाएगा। टू कंपनीज आइडेंटिकल है, एक्सेप्ट दैट ए कंपनी के पास डेट है। जिस कंपनी के पास डेट होता है, डिबेंचर होता है, उसको लेवर्ड कंपनी कहा जाता है एट 10%। वेर एज बी लिमिटेड, जिसके पास डेट नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर में, इसे हम कहते हैं अनलेवर्ड कंपनी। टोटल असेट ऑफ बोथ द कंपनीज ए एंड बी आर द सेम, दैट मीन्स 20 लाख। और रिटर्न कितना अर्न कर रहे हैं? 20%, मतलब कि ईबीआईटी दिया है। कंपनी की टोटल असेट 20 लाख है और ईबीआईटी कितना दिया है? 20%। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कंपनी एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग एनओआई अप्रोच। अब पूछा इन्होंने एनओआई है, नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, बट आगे अगर आप देखोगे तो आपको केई दे दिया है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या दे दिया है? आपको केई दे दिया है। और सामने टैक्स रेट भी दिया हुआ है। सो जब टैक्स रेट आपको दिया हो ना, तो आपको इसको एमएम अप्रोच से करना पड़ेगा। ठीक है, एमएम अप्रोच से जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान से देखना किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। आपको सबसे पहले वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फॉर्म कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको? वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फॉर्म। और वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फॉर्म कैसे कैलकुलेट होता है? तो ईबीआईटी इंटू 1 - टी डिवाइड बाय केई। डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम? केई कर देंगे। अच्छा, ईबीआईटी इंटू 1 - टी क्यों किया? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट तो होता नहीं है, क्योंकि कौन सी फॉर्म है ये? अनलेवर्ड फॉर्म। अनलेवर्ड फॉर्म के पास डेट तो होगा ही नहीं। अच्छा, ईबीआईटी कैसे निकालेंगे? तो उन्होंने बोला था दोनों कंपनियों की असेट 20 लाख है और 20% उनको रिटर्न चाहिए। सो ईबीआईटी कितना हो जाएगा हमारा? 4 लाख। टैक्स रेट इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को कितने परसेंट? 30%। तो 1 - टी विल बी 0.70। और केई दिया हुआ है, अनलेवर्ड फॉर्म का नाम था बी। बी कंपनी का केई उन्होंने एक्सक्लूसिवली आपको दे दिया है 15%। सो डिवाइड बाय हम करेंगे 15%। चलो, 4 लाख इंटू 0.7 डिवाइड बाय 15%। सो आपका आंसर आएगा वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फॉर्म 18,66,667। अब अनलेवर्ड फॉर्म की वैल्यू आ गई, तब आपको कैलकुलेट करना है लेवर्ड फर्म की वैल्यू। लेवर्ड फर्म मतलब हमारी ए कंपनी। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अनलेवर्ड फर्म की जो वैल्यू आई वो वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। ठीक है, डेट इनटू टैक्स रेट है, 1 - टी नहीं है, क्योंकि लेवर्ड फर्म के पास क्या होगा? डेट तो हो गई। ठीक है, सो अनलेवर्ड फर्म की वैल्यू कितनी आई थी? 18,66,667। और डेट की अमाउंट देखो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, डेट कितना है? 10 लाख रुपीज। तो डेट में मैं लिख लेता हूं 10 लाख। टैक्स का रेट कितना है? 30%, मतलब 0.30। सो 18,66,667 प्लस 3 लाख इज इक्वल्स टू 21,66,667। ये आ गई अनलेवर्ड फॉर्म की, सॉरी लेवर्ड फॉर्म की वैल्यू। बहुत सिंपल है, 7 मार्क फोगट के इस क्वेश्चन में आपके। फिर इन्होंने पूछा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फॉर्मूला होगा उसका ईबीआईटी इंटू 1 - टी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ लेवर्ड फॉर्म। ईबीआईटी हमें पता ही है सर, 4 लाख चल रहा है। 1 - टी मतलब सर 0.7 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ लेवर्ड फॉर्म। सर अभी कैलकुलेट किया 21,66,667। चलो कैलकुलेट करो, 4 लाख इंटू 0.7 डिवाइड बाय 21,66,667।
इंटू 100 कर दोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलेगा 12.92%। ठीक है, ये सम पूछने के बहुत अच्छे चांसेस लग रहे हैं मुझे। 7 मार्क्स में होगा अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो। सो अच्छे से देख लो लेवर्ड फॉर्म अनलेवर्ड फॉर्म की कैलकुलेशन और फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ भी गड़बड़ हो गई, टी उधर से इधर हो गया, गए 7 मार्क आपके पूरे के पूरे। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इलस्ट्रेशन 2। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इसके बारे में हमको डिटेल दी है अलग अलग डेट इक्विटी मिक्स के हिसाब से। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है कि ये मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के पास 10 करोड़ रुपए। अब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है 10 करोड़ कहाँ से आए, व्हाट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ इस 10 करोड़ में 50% इक्विटी से आए, सेवन ऐसा मान लेते 30% प्रेफरेंस से आए, 20% डेट से आए। तो ये जो मैंने 50%, 30%, 20% लिखा है, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। कि मेरी कंपनी में जो फाइनेंस पड़ा है, सोर्स कहाँ कहाँ से आए हैं, पैसा कहाँ कहाँ से आया है, ठीक है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जो हम पैसा हमारे बिजनेस में लाते हैं, इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस वगैरह से, किसको कितना लाना चाहिए, कैसे नक्की करेंगे कि इक्विटी ज्यादा होना चाहिए, प्रेफरेंस ज्यादा होना चाहिए कि डेट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे इस क्वेश्चन में यही बोला है कि आपके पास डेट इक्विटी का मिक्स है, नक्की करो कौन सा मिक्स अच्छा है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगी, वो स्ट्रक्चर हमारा ऑप्टिमम स्ट्रक्चर माना जाएगा। सो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ऐसा सेम क्वेश्चन हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी देखा था, उसमें भी हमने देखा था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी थी। चलिए यहां पे हमारे पास डेट के परसेंटेज है, कॉस्ट ऑफ डेट दी हुई है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है। पूछा क्या इन्होंने, assuming that there is no tax, determine optimal debt equity ratio for the company on the basis of overall cost of कैपिटल। मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करके आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, अब देखो वेटेड एवरेज कैसे करते हैं, तो हमने ईवीए वाले में भी देखा था। हम यहाँ पे नॉर्मली लिखते हैं इक्विटी, वेटेड एवरेज निकालते वक्त सोर्स में, फिर हम वेट निकालते हैं, वेट के बाद हम कॉस्ट लिखते हैं। सॉरी, वेट कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू के हिसाब से। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा, फिर उसके बाद उसका वेट निकालता हूँ, उसके बाद के आई करता हूँ, फिर उसके बाद क्या करता हूँ वेट इंटू कॉस्ट, और फिर इक्विटी और डेट दोनों का टोटल जो होता है वो हम यहाँ लिखते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे मेरे पास अलग अलग मिक्स दिए, मुझे हर एक का वेटेड एवरेज निकालना है। तो देखो हर बार तो आप इतनी बड़ी वर्किंग करने बैठोगे नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट हमें एक चीज पता है कि इक्विटी का वेट और इक्विटी की कॉस्ट प्लस डेट का वेट प्लस डेट की कॉस्ट, ये जब प्लस होते हैं तब हमें क्या मिल जाता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो हम यहाँ लिखते हैं और फिर इसको टोटल मार देते हैं अपने, इससे अच्छा अपने डायरेक्टली कर देंगे। तो पहले देखो यहाँ पे 10% डेट है, तो यहाँ पे मैं वेट लिख रहा हूँ 0.10 इसका वेट। अगर एक कैपिटल स्ट्रक्चर में 10% डिबेंचर है तो 90% क्या होगा, इक्विटी। फिर यहाँ पे 20% है तो 0.80 इधर हो जाएगा। यहाँ 30% है तो 70% यहाँ हो जाएगा। यहाँ 40% है तो 60% यहाँ हो जाएगा। यहाँ 50% है तो 50% यहाँ हो जाएगा। यहाँ 60% है तो 40% यहाँ हो जाएगा। आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को प्लस कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगी, के ओ मिल जाएगी। ठीक है, हर एक को मल्टीप्लाई कर दो वेट और के आई के साथ, और फिर सीधा सीधा आपको क्या मिल गया, क्यों मिल गया। तो देखो नीचे आंसर में भी उन्होंने वैसा ही किया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे देखो वेट अलग अलग से लिखा है, देखो जैसे मैंने आपको ब्रैकेट में ही लिखा दिया, ये वेट अलग अलग लिखा है। हम तो क्या करेंगे, डी का वेट डी के साथ ही लिखेंगे। ठीक है, आप सिंपली देखो मैं एक दो करके आपको बताता हूँ। 0.10 इंटू 0.05, या फिर आप डायरेक्टली करना चाहो तो 5 इंटू 10 भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। कॉस्ट का मतलब 0.05 हुआ, 5% का मतलब इंटू 0.10। ठीक है, तो 0.05 आया। फिर 12% है 0.12 इंटू 0.90, 90 का मतलब 0.9 होता है, ध्यान रखना। और दोनों को जब मैंने प्लस किया तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही 11.3।
ठीक है, इस तरीके से आप हर एक का कैलकुलेट करो। यहाँ पे देखो इन्होंने लास्ट कॉलम में किया हुआ है। अच्छा, ऊपर वाला रह गया था, ये ऊपर एक और था। 0% डेट का मतलब, डेट 0% तो इक्विटी कितना होगी 100%। तो यहाँ पे तो कॉमन सेंस है ना, यही चीज है खाली, तो केओ कितना होगा यहाँ पे, तो 12% ही होगा, क्योंकि डेट तो है ही नहीं ना, वो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही आपका केओ हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम हर एक का निकालेंगे तो देखो इस तरीके से आपके आंसर आएंगे जैसा मैंने बताया है। अब इसमें आप देखो मिनिमम, सबसे कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको यहां पे मिल रही है 10.75। मतलब ये एक ऐसा लेवल है जहां पे आपका स्ट्रक्चर पे खर्चा क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कम आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर 10.75 के हिसाब से देखें हम, तो हमारा डेट 0.3 और इक्विटी कितना होना चाहिए 0.7। 0.3 0.7 का मतलब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप जो पैसा ला रहे हो उसमें डेट 30% रखो और इक्विटी कितने परसेंट रखो 70%। ये ऑप्टिमम मिक्स है कि जैसे अगर आपको 1 लाख रुपया चाहिए तो 30,000 डिबेंचर से लाओ और 70,000 आपको कहां से लेने चाहिए, इक्विटी से। क्यों यही स्ट्रक्चर नक्की करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि इसी स्ट्रक्चर पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आती है, कम आती है। आई अज्यूम ये आपको क्लियर हो गया। चलिए इलस्ट्रेशन 3 में देखो आप क्या दिया हुआ है कि एस और टी दो कंपनियां हैं, सेम रिस्क क्लास से, आइडेंटिकल है, एक्सेप्ट दैट एस कंपनी के पास डेट है। देखो अभी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, जिस कंपनी के पास डेट होता है उसको हम कहते हैं लेवर्ड फर्म, और टी कंपनी के पास डेट नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, अनलेवर्ड फर्म। जो लेवर्ड फर्म है जिसके पास डेट है वो 9 लाख रुपीज के डेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। दोनों कंपनियों का जो ईबीआईटी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज 20% ऑन टोटल असेट, और टोटल असेट कितने लाख की है, 15 लाख के। टैक्स रेट 35% है, केई आपको दिया हुआ है 15% ऑन ऑल इक्विटी शेयर। ठीक है, अब इन्होंने यहां पे बोला है नेट इनकम अप्रोच, लेकिन मॉड्यूल में या क्रैकर में कई बार ऐसे सम दिए हुए जो है उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि भाई नेट इनकम अप्रोच जो है, लेकिन यहाँ पे टैक्स रेट अपने को दिया हुआ है। सो हम इसको कौन से अप्रोच से कैलकुलेट करेंगे, एमएम अप्रोच से। अभी जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही, तो बड़े ध्यान से देखना, जैसा मैंने कराया था एमएम अप्रोच में हमको करना क्या है, पहले अनलेवर्ड फर्म की वैल्यू निकालनी है। अनलेवर्ड फर्म की वैल्यू बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से निकलती, ईबीआईटी इंटू 1 - टी अपॉन के ई। अब देखो ईबीआईटी कितना है पहले वो ढूंढना है। आप देखो फर्म की वैल्यू, टोटल असेट 15 लाख की है और उसका 20% ईबीआईटी होने वाला है, तो 15 लाख का 20% आप करोगे तो ईबीआईटी होगा 3 लाख। और आप देखो टैक्स का रेट कितना दिया है अपने को 35%, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1 - 0.35। इक्विटी कितना दिया है, तो लास्ट में लिखा था 15% सब में लेना है, तो डिवाइड बाय 15%। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 लाख, 1 - 0.35 का मतलब 0.65, डिवाइड बाय 15%, तो अनलेवर्ड फर्म की वैल्यू आ रही है 13 लाख। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, चलो अब जाते हैं हम लेवर्ड फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करने। लेवर्ड फर्म की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो भाई अनलेवर्ड फर्म की वैल्यू प्लस डेट इंटू टैक्स, इतना ही करना होता है अपने को। अनलेवर्ड फर्म की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 लाख। डेट कितना है, तो देखो लेवर्ड फर्म का डेट दिया हुआ है 9 लाख रुपए, तो यहाँ पे डेट में मैं लिखूंगा 9 लाख। और टैक्स रेट कितना दिया हुआ है हमें 35%, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 लाख का 35% 3,15,000 होता है। सो 13 लाख प्लस 3,15,000 इज इक्वल्स टू 16,15,000। ये कौन से फर्म की वैल्यू आ गई, लेवर्ड फर्म की। सेम सम अभी मैंने आपको ऊपर करवाया है। अब केओ कैसे ढूंढते हैं, तो केओ ढूंढने के लिए ईबीआईटी इंटू 1 - टी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म, ध्यान रखना है डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म। तो ईबीआईटी तो हमें भी पता है हमारा 3 लाख का था, 1 - टैक्स 0.35, और लेवर्ड फर्म की वैल्यू आई 16,15,000। सो 3 लाख इंटू 0.65, तो आंसर होता है अपना 19,15,000 डिवाइड बाय 16,15,000,
और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, इट इज 1,95,000। चलो, तो 1,95,000 डिवाइड बाय 16,15,000 इंटू 100, तो आपका आंसर आएगा 12.07 या 08, जो भी लिखना हो। ये आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखो, दोनों वैरायटी के क्वेश्चन दोनों सेम वे में मैंने सॉल्व किए, सो अच्छे से आप देख लो इसको, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन कैपिटल स्ट्रक्चर का, बस उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा और लेवरेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। देखो, ये अभी जो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करवाए वो लेवर्ड अनलेवर्ड वाले ही निकले, लेकिन अगर लेवर्ड अनलेवर्ड वाला ना हो क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन हमको सॉल्व करना हो तो बहुत सिंपल है। आपको फॉर्मेट याद रखना है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो आपको मिलता है ईबीटी। अब ईबीआईटी का नाम होता है एनओआई और ईबीटी का नाम होता है एनआई, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें टैक्स को कंसीडर नहीं किया जाता, और जहां पे टैक्स दिया हो वहां पे एमएम अप्रोच से करने का। तो जब भी एनओआई एनआई वाला क्वेश्चन होगा तो टैक्स को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल कैलकुलेशन हो जाएगी ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट वाली, ठीक है। अब आपको इसमें क्या क्या ढूंढना होता है, तो सबसे पहले आपको ढूंढना है वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ डेट का मतलब डिबेंचर कितने रुपए के हैं आपके पास। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई अपॉन के डी। सर, ये क्या किया आपने, तो देखो लॉजिकली समझो, इंटरेस्ट कैसे निकालते हो आप, डिबेंचर की वैल्यू इंटू आप इंटरेस्ट का रेट करते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट की अमाउंट, राइट। अब आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट अवेलेबल है, इंटरेस्ट का रेट अवेलेबल है। ये जो इंटरेस्ट का रेट होता है वही तो हमारा बेसिकली केडी होता है। भाई, जो इंटरेस्ट का रेट होता है उसी को तो हम केडी कहते हैं। और अगर मैं इंटरेस्ट को इंटरेस्ट के रेट से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाता है, डेट। वही चीज तो मैंने की, इंटरेस्ट की अमाउंट को केडी मतलब इंटरेस्ट के रेट से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ डेट। कई बार क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ डेट दिया हुआ होता है, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना वैल्यू ऑफ डेट दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। वैल्यू ऑफ डेट अगर आपको मिल जाता है तो फिर आपको निकालना है वैल्यू ऑफ इक्विटी, और वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला जाता है एनआई अपॉन केई करके। एनआई मतलब नेट इनकम, अपॉन केई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। फिर वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ डेट एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी, मतलब ऊपर वाले दोनों को प्लस कर दो तो उसको कहते हैं फर्म की वैल्यू। और फिर आपको एक और चीज निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो बहुत सिंपल है, ईबीआईटी या फिर आप उसको एनओआई कह सकते हो, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। देखो, केओ का फॉर्मूला अभी ऊपर भी बताया था मैंने, यहां देखो आप, ईबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म था, यहाँ पे इंटू 1 - टी क्यों किया, क्योंकि ये एमएम अप्रोच, और एमएम अप्रोच कहता है भाई टैक्स लेना है, और एनओआई अप्रोच कहता है टैक्स नहीं लेना। इसलिए आप देखो, ईबीआईटी अपॉन सिंपली मैंने क्या किया, वैल्यू ऑफ फर्म किया। एक 2 मिनट होल्ड रखना, ठीक है। इतनी चीज करनी है। देखो, यहाँ पे टैक्स नहीं है इसलिए ईबीआईटी के साथ टैक्स नहीं करना है, टैक्स सिर्फ किस में आएगा, एमएम अप्रोच में। चलो, ये चीज क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 4, कंप्यूट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। क्या पूछा है इन्होंने, मार्केट वैल्यू। पेंसिल को क्या हो गया, रुको 2 मिनट, पेंसिल भी अब जवाब दे रही है। मार्केट वैल्यू का मतलब हो जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म ढूंढने को बोला है, और फिर पूछा है वैल्यू ऑफ शेयर एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब केओ पूछा है, और एक नई चीज पूछी है वैल्यू ऑफ शेयर्स। देख लेते हैं क्या करना है, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं इसमें भी। एनओआई दिया है, एनओआई का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एनओआई का मतलब होता है ईबीआईटी। टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये आपकी असेट है, ये आपका ईबीआईटी से कोई लेना देना नहीं उसका, 5 लाख रुपए, ठीक है। अब बोला है केई, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब क्या होगा, केई। केई का मतलब इन्होंने क्या बोला यहां पे, कि अगर कंपनी के पास डिबेंचर नहीं है तो केई कितने परसेंट होगा, 10%। अगर कंपनी 2.5 लाख रुपए डिबेंचर यूज करती है तो केई कितना, 11%। और अगर कंपनी 4 लाख रुपए डेट से लाती है तो केई कितना, 13%। मतलब आप ध्यान से देखो, मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए था, 5 लाख का, राइट।
अब देखो, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं डेट इक्विटी मिक्स किया था, यहाँ पे मैं डेट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इक्विटी लिखता हूँ। पहला ऑप्शन बोले फर्म के पास कोई डेट नहीं है, मतलब डेट जीरो, और मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, 5 लाख का। तो पूरा का पूरा 5 लाख कहाँ से आएगा, इक्विटी से आएगा। दूसरे ऑप्शन में बोला है डेट 2,50,000 रखो। अगर डेट 2,50,000 है, टोटल तो 5 लाख ही रखना है मुझे, तो फिर बाकी के 2.5 लाख कहां से आएंगे, इक्विटी से। और तीसरे ऑप्शन में बोला है कि अगर कंपनी 4 लाख के डिबेंचर यूज करे, मतलब डेट 4 लाख का हुआ, तो इक्विटी कितने की हुई, 1 लाख की हुई। ये समझ में आया। यहाँ पे 3 ऑप्शन है मेरे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मुझे नक्की करना है इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है। ये वैसा ही सवाल है जो हमने प्रीवियसली किया था, वहां पे परसेंटेज में था, यहाँ पे अमाउंट है, अवेलेबल है। मतलब 3 बार हमको सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, और जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगी तीनों ऑप्शन में से, वो ऑप्शन मेरा बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं नीचे क्या लिखा है। उन्होंने बोला है कि 5 लाख रुपए डिबेंचर से रेज कर सकते हो एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 4 लाख डिबेंचर रुपीज के डिबेंचर कैन बी रेज कर सकते हो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इन्होंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, एक 6% वाला और दूसरा 7% वाला। अब देखो इस सम को कैसे सॉल्व करना है, चलो अपने देख लेते हैं। एक थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेशन लग रहा है मुझे। यहाँ पे 5 लाख नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2,50,000। मतलब आप अगर 2,50,000 के डिबेंचर इश्यू करते हो तो 6% इंटरेस्ट लगेगा, और 4 लाख के डिबेंचर इश्यू करोगे तो 7%। ठीक है, क्योंकि आप देखो हमारे पास दो ऑप्शन था, यहाँ पे 2,50,000 के कर रहे हैं हम डिबेंचर, कितने परसेंट इंटरेस्ट भरेंगे, यहाँ पे 6%। और जब 4 लाख का करेंगे तो कितने परसेंट भरेंगे, 7%। अच्छा, इसके आगे जो परसेंटेज दिए ये तो किसके परसेंटेज थे, के ई के परसेंटेज। अब ध्यान से देखना, जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाई मैं उसी से आपको सॉल्व करके देता हूं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, 3 ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूं इक्विटी डेट, इक्विटी डेट, इक्विटी डेट। पहले वाले ऑप्शन में बोला था डेट जीरो, तो पूरे 5 लाख किधर से आएंगे, इक्विटी से। दूसरे ऑप्शन में बोला था डेट 2.5 लाख, तो इक्विटी भी कितना होगा, 2.5 लाख। तीसरे ऑप्शन में बोला है डेट 4 लाख, तो इक्विटी कितना होगा, 1 लाख। ऐसा लेवरेज में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब मुझे क्या चाहिए, ईबीआईटी। आप देखो ईबीआईटी आपको क्वेश्चन में दे दिया कितना, 1 लाख रुपीज। तीनों ऑप्शन में ईबीआईटी लिख लेते हैं अपने, 1 लाख। चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। पहले ऑप्शन में डेट है ही नहीं, डेट है ही नहीं तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो 1 लाख में से जीरो गया, कितना बचा, 1 लाख। दूसरे ऑप्शन में कितने के डिबेंचर है, 2,50,000 के। इन्होंने बोला था 2,50,000 वाले डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 6%। तो 2,50,000 का 6% करूंगा मैं, तो दूसरे वाले ऑप्शन में मेरा इंटरेस्ट आया 15,000। तीसरे वाले ऑप्शन में उन्होंने बोला था कि 4 लाख के डिबेंचर है तो 7% लगेगा, तो 4 लाख का 7%, तो कितना बचेगा, 72,000। यहां तक देखो हमने तीनों सिचुएशन की कैलकुलेशन कर दी, ईबीआईटी और ईबीटी, एनओआई और एनआई। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब हमें ये सब नीचे वाली चीजें कैलकुलेट करनी है। तो देखो पहले वाले ऑप्शन में क्या करना है अपने को, वीडी अपॉन वीडी इज इक्वल्स टू आई अपॉन के डी। अब देखो बुद्धिशाली लोगों, यहाँ थोड़ा दिमाग दौड़ाना। मैंने ऑलरेडी डी की अमाउंट ऊपर मेंशन कर दी है। डी इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ डेट। यहाँ पे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। यहाँ पे पहले वाले में वैल्यू ऑफ डेट जीरो है, दूसरे वाले में वैल्यू ऑफ डेट 2.5 लाख है, तीसरे वाले में वैल्यू ऑफ डेट 4 लाख है। दे ही दिया है क्वेश्चन में अपने को, काहे ढूंढना है। क्लियर, चलो अब वीई कैसे ढूंढेंगे, तो एन आई अपॉन के ई। पहले वाले में देखो एन आई कितना, 1 लाख। अच्छा के ई कितना, तो यहाँ पे इन्होंने बोला था पहले वाले ऑप्शन में के ई कितना है, 10%। दूसरे वाले ऑप्शन का के ई कितना है, 11%। और तीसरे वाले का है 13%।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे के भी है ना ऊपर लिख लेता हूँ। 10%, 11% और 13%, तीन के दिए हुए क्योंकि तीनों में अलग अलग होंगे। चलो पहले वाले का के है 10%, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 10%, सो 1 लाख डिवाइड बाय 10%, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आई आपकी 10 लाख। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आई मेरी? 10 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे? 10 लाख प्लस जीरो, क्योंकि वैल्यू ऑफ डेट जीरो, प्लस 10 लाख रुपीज इक्विटी के, तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी हो गई मेरी? 10 लाख। कॉमन सेंस ना, डेट है ही नहीं तो जो इक्विटी है वही वैल्यू ऑफ फर्म हो गई। चलो केओ कैसे निकालेंगे? तो ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना है मेरा? 1 लाख। पहले ऑप्शन की बात कर रहा हूं खाली। ईबीआईटी 1 लाख है सर। और वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है सर? 10 लाख रुपए आई थी वैल्यू ऑफ फर्म। तो सर यहाँ पे के ओ आएगा 0.10, जिसको हम लिखेंगे 10% करके। क्लियर? चल, सेम मैनर में दूसरे ऑप्शन में हमारे पास एनआई कितना है? 85,000। दूसरे ऑप्शन का केई कितना दिया हुआ था? 11%। तो 85,000 डिवाइड बाय 11%, तो आंसर आता है 772,727, 7,72,727। क्लियर? देखो सेम स्टीरियो चल रहा है। फिर वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ इक्विटी को प्लस करना है, तो वैल्यू ऑफ डेट सर 2.5 लाख है, और इक्विटी सर अभी तो ढूंढा हमने, 772,727। ठीक है, प्लस 2,50,000 करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म आ गई मेरी 10,22,727। अब केओ कैसे ढूंढना है? तो सर एनओआई अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, एनओआई मतलब ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना था सर? 1 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है सर? अभी तो ढूंढी, 10,22,727। सो 1 लाख डिवाइड बाय 10,22,727 इंटू 100 कर देना, तो 9.77%। देखो अगर आप डेट यूज नहीं कर रहे हो, पहले वाले ऑप्शन को देखो आप, अगर पहले वाले ऑप्शन में आपने डेट यूज नहीं किया तो कॉस्ट 10% आई। दूसरे वाले ऑप्शन में जैसे ही डेट यूज किया आपकी कॉस्ट कम हो गई। बट अभी तीसरे ऑप्शन में भी देख रहे हैं क्या होगा। चलो थर्ड ऑप्शन में एनआई कितना है? 72,000 डिवाइड बाय थर्ड ऑप्शन में के आई दिया हुआ है 13%। तो कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 5,53,846। ये वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट हमने ऑलरेडी ऊपर लिख लिया है, सो वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी 4 लाख प्लस 5,53,846। तो 4 लाख में ये प्लस करेंगे तो 9,53,846 वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। केओ कैसे निकालेंगे सर? ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। तो यहां पे आपका आंसर आ रहा है 10.48%। अब देखो कॉस्ट बढ़ गई, मतलब जैसे ही डेट लेके आया था तब 9.77 पे आ गया, रिड्यूस हुई। जैसे ही डेट और बढ़ा, कॉस्ट आपकी बढ़ गई। सो ये तीनों में हमारे पास सबसे कम कॉस्ट कहां पे आ रही है? यहां पे आ रही है। तो ये वाला जो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी सोच रही है कि थोड़े इक्विटी से थोड़े डेट से, ये वाला बेस्ट माना जाएगा। बेस्ट क्यों माना जाएगा? क्योंकि यहां पे मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है। जस्ट एक की एक चीज रिपीट करनी है, हर बार आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? इसके बाद इलस्ट्रेशन 5 से आपके लेवरेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, लेवरेज आपको अच्छे से आता है, तो सारे क्वेश्चन लेवरेज के मोस्टली अपने मॉड्यूल के जैसे ही है, तो एक बार अच्छे से आप कर लेना। और इस बहाने क्या होगा, मॉड्यूल पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा हमारा। ये वाला भी मस्त क्वेश्चन है, डू इट प्रॉपरली इलस्ट्रेशन एट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें रेशियो एनालिसिस के साथ इन्होंने मिक्स किया है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसके अंदर? अब चैप्टर के अंदर आपको इलस्ट्रेशन 9 से आपका वॉल्टर आ गया, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, हम करके बैठे हैं ऑलरेडी। सो डिविडेंड पॉलिसी में आप क्या करना, अच्छे से पहले पूरा प्रॉपर
फॉर्मूला वगैरह आप लिख लेना। फिर वॉल्टर पूछा है, एक गॉर्डन मॉडल पूछा है, गॉर्डन भी हम करके बैठे हैं। फिर आपको एक एमएम अप्रोच पूछा है, और उसके बाद लास्ट में वापस वॉल्टर मॉडल पूछा है। ठीक है, सो डिविडेंड पॉलिसी का भी रिवीजन हो जाएगा, लेवरेज भी हो जाएगा, और कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी अभी रिवाइज करा दिया है। चलिए कुछ सम अपने लेवरेज के देख लेते हैं, और अपने पास आंसर्स भी अवेलेबल है तो अपने थोड़ा क्विकली कर लेते हैं इसको। आपको बैलेंस शीट दी हुई है कंपनी की, एंड व्हाट अदर इंफॉर्मेशन आर गिवन। फिक्स कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 32 लाख, वेरिएबल टू कॉस्ट का रेशियो 70%, टोटल असेट टर्नओवर 2.5, एंड इनकम टैक्स का रेट 40%। अपने को पूछा है डीओएल, डीएफएल एंड डीसीएल एंड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारे पास सेल्स का डेटा नहीं है, सो हम प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेल्स होना जरूरी है, बट क्वेश्चन में आप देखो वेरिएबल कॉस्ट टू ऑपरेटिंग का रेशियो दिया है, मतलब सेल्स की जरूरत तो पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट भी दिया है। सो इजीली कहां से फाइंड आउट होगा, यहां से फाइंड आउट होगा टोटल असेट टर्नओवर से। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल असेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है अपना, सेल्स अपॉन टोटल असेट। ठीक है, टोटल असेट ऊपर बैलेंस शीट से मिल जाएगी, आप देख सकते हो 1 करोड़ 60 लाख। तो यहाँ पे मैं डिवाइड में लिख लेता हूँ 1 करोड़ 60 लाख, आंसर है मेरा 2.5, मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, सो सेल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 करोड़ 60 लाख इंटू 2.5। तो टोटल 4 करोड़ रुपीज का क्या हो गया, मेरा सेल्स हो गया। ठीक है, सेल्स हमारे पास आ गया। अब हम प्रॉफिट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो सेल्स 4 करोड़, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स का रेशियो 70% था, मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपके सेल्स का कितना है, 70% है। तो 4 करोड़ में से 2,80,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, तो कंट्रीब्यूशन आया 1 करोड़ 20 लाख। फिक्स कॉस्ट देखो आपको ऊपर क्वेश्चन में दी हुई थी 32 लाख, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 32 लाख की फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा ईबीआईटी। दिस इज योर ईबीआईटी। ईबीआईटी में से क्या माइनस करना है हमें, इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट कहाँ दिया है, तो आप देखो ये रहा 80 लाख के डिबेंचर और 15% का इंटरेस्ट। तो 80 लाख इंटू 15% आप करोगे तो 12 लाख रुपए का आपका इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट माइनस किया तो ईबीटी आया 76 लाख, ईबीटी में से टैक्स माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया मुझे 45,60,000। राइट, अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, क्या कोई प्रेफरेंस शेयर है क्वेश्चन में, नहीं सर प्रेफरेंस शेयर तो नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसी को हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमको ईपीएस मिल गया 11.40। ईपीएस आ गया, पूरी टेबल तैयार है। डीओएल का फॉर्मूला सी अपॉन ईबीआईटी, डीएफएल का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन, ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और डीसीएल का फॉर्मूला सी अपॉन ईबीटी। तीनों चीजें देखो कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर, सो आई थिंक सो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, एक बार आप अच्छे से देख लेना। चलिए, इलस्ट्रेशन 6 में क्या दिया अपने को, अ फर्म सेल इट्स ओनली प्रोडक्ट एट रुपीज 10 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस दी है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, और प्रेजेंट में सेल कितना है 1000। तो पहले क्या करेंगे, हम सेल्स लिखेंगे, 1000 यूनिट इंटू 10 रुपीज कितना हो जाएगा, 10,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 70%, मतलब 7,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 3,000, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट 1,000 दी है, माइनस करेंगे तो 2,000 मेरा ईबीआईटी होगा। ठीक है चलो, तो ईबीआईटी तक देखो यहाँ पे कैलकुलेशन आ गई। अब इन्होंने क्या पूछा है अपने को, फाइंड आउट डीओएल, डीओएल का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, देखो फाइंड आउट हो गया। अब इन्होंने बोला है ईबीआईटी ढूंढो अगर सेल्स कितने से इंक्रीज हो रहा है, 40% से। देखो एक तो आप इसको फॉर्मूला से कर सकते हो, क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, चेंज इन ईबीआईटी अपॉन चेंज इन सेल्स करके। डीओएल का एक फॉर्मूला होता है चेंज इन ईबीआईटी अपॉन चेंज इन सेल्स करके। तो इस हिसाब से आप सॉल्व करो तो आ सकता है, या दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने पूछा है ईबीआईटी ढूंढो अगर सेल्स 40% से इंक्रीज हो जाता है। तो आप देखो सेल्स 10,000 था, 40% से इंक्रीज होगा तो 4,000 से इंक्रीज होगा तो 14,000 हो जाएगा। जब आपका सेल्स इंक्रीज हुआ है तो आपके सामने वेरिएबल कॉस्ट भी तो इंक्रीज होगी, खर्चा भी तो इंक्रीज होगा, तो खर्चा भी मैंने बढ़ा दिया, खर्चा हो गया मेरा 9,800। सो नाउ मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 4,200।
फिक्स कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन फिक्स, क्योंकि वो तो फिक्स है। तो मेरा ईबीआईटी कितना हो जाएगा? 3200। फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं डालना है, तो सीधा सीधा ये करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देख लो, आपका ईबीआईटी आ गया 3200। फिर इन्होंने बोला है कि अगर आपका सेल्स 40% से कम हो जाए, तो ओरिजिनल वाले से कंपेयर करो, पहले 10,000 था, 40% से कम हुआ तो 6,000 हो जाएगा, 4,000 कम हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो 7,000 में से हम 40% माइनस करेंगे, तो अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 4,200। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा आपका? 1,800। फिक्स कॉस्ट तो 1,000 ही रहेगी। ईबीआईटी कितना हो जाएगा आपका? 800। तो आप देख लो, फॉर्मूले से करो तो भी यही आता है, डायरेक्ट करोगे तो भी यही आ गया आपका। फिर क्या लिखा है? व्हाट परसेंटेज शुड सेल्स फॉल बिफोर द फर्म स्टार्ट्स इंकरिंग लॉस? बोले कि कितने परसेंट से सेल्स गिरेगा अगर कंपनी लॉस करना शुरू कर रही है तो देखो, प्रेजेंटली ईबीआईटी कितना है मेरा? 2,000। इफ द फर्म हैज टू इंकर लॉस, ईबीआईटी को कितने से रिड्यूस होना पड़ेगा? कॉमन सेंस आप समझो, ईबीआईटी आपका 2,000 है। आपकी ऊपर अगर आप देखोगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आई थी? 1,000 रुपए की आपकी फिक्स कॉस्ट आई थी, तब हमारा ईबीआईटी 2,000 से आया था। अगर फर्म को लॉस करना है तो ईबीआईटी को 100% से डाउन होना पड़ेगा। कितने परसेंट से डाउन होना पड़ेगा? 100% से उनको कम करना पड़ेगा, तभी लॉसेस होगा। सो ड्यूएल का फॉर्मूला वापस यूज किया इन्होंने, और कुछ नहीं किया यहाँ पे। अब आप समझो, इन्होंने सवाल क्या पूछा है कि भाई कितने परसेंट से सेल्स जो है मेरा कम होगा अगर फर्म लॉस करना स्टार्ट कर देती। लॉस करना स्टार्ट करने का मतलब प्रॉफिट जो है वो आपका क्या हो जाएगा? जीरो। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखो, बहुत सिंपल था, मैं ब्रेक इवन पॉइंट ही ढूंढ लेता हूँ ना सीधा सीधा, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने का सेल्स करूँ तो प्रॉफिट जीरो हो रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था मेरा? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूनिट में निकालना हो तो। फिक्स कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में 1,000 दी हुई है। पीवी रेशियो हम ढूंढ सकते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करके। कंट्रीब्यूशन मेरा 3,000 का है, सेल्स मेरा 10,000 का है, तो मेरा पीवी रेशियो कितना चल रहा है? 30%। तो 1,000 इंटू 30%, मतलब 3,333.33 रुपीज का अगर मैं सेल करता हूं, तब जाके मेरा प्रॉफिट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, अभी करंटली मेरा सेल कितना चल रहा है? 10,000। करंटली मैं कितना दे रहा हूं? 10,000। मतलब करंटली मैं ऐसा मान सकता हूं कि 100% है। और अब मुझे लॉस करने के लिए सेल्स कितना हो जाएगा मेरा? 33,333.33, मतलब 33.33% हुआ। इस अमाउंट को 10,000 से डिवाइड कर दो तो 33.33%। 100 से आपका सेल 33.33 तक पहुंचा, मतलब कितने से सेल्स रिड्यूस हुआ? 66.67%। वेरी सिंपल। क्लियर? फिर इलस्ट्रेशन 7 आपका बेटा मॉड्यूल का क्वेश्चन है। कैपेसिटी दी है, प्रोडक्शन सेल दिया है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट दी है, तीन सिचुएशन दी है फिक्स कॉस्ट की, ए बी सी की, और आपको तीन प्लान दिए हुए, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 की इक्विटी कितना, डेट कितना, इक्विटी कितना, डेट कितना। तो हर एक प्लान में तीन सिचुएशन डालेंगे हम, क्योंकि तीनों में फिक्स कॉस्ट क्या है हमारी? अलग अलग। पैटर्न वही है हमारा, देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स ईबीआईटी। ईबीआईटी में से फिर क्या माइनस करते हैं हम? इंटरेस्ट, तो मिलता है हमको ईबीटी। ठीक है, ईबीटी के बाद आप डीओएल, डीएफएल और डीसीएल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तीन प्लान, और तीनों में क्या करना है? सिचुएशन एबीसी आपको डाल देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। चलिए, तो अब ये इलस्ट्रेशन 8 सुपर क्वेश्चन है। अब नो, आपको रेशियो एनालिसिस आना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे दिखने में आपको लगेगा सर कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ अमाउंट दिए, कुछ रेशियो दिए, कर देंगे कैलकुलेट, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज समथिंग डिफरेंट और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चीजों को अगर आपको जोड़ना नहीं आता ना, तो आप ये कर नहीं पाओगे। पूछा क्या है, पहले डायरेक्टली मैं आपको वहां ले जाता हूँ। इनकम स्टेटमेंट बनाना है, डीओएल, डीएफएल एंड डीसीएल। जब भी लेवरेज में आपको इनकम स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो वो सेल से शुरू होगा और ईपीएस पे जाके खत्म होता है। सेल से शुरू होगा और कहां जाके खत्म होगा? अर्निंग पर शेयर पे जाके वो खत्म होगा। ठीक है, तो मैं पहले क्या कर देता हूं, एक स्टेटमेंट यहां पे बना देता हूं।
सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमको मिलता है ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो हमको मिलता है ईबीटी, ईबीटी में से हम क्या माइनस करते हैं टैक्स, तो हमको मिलता है पीएटी, पीएटी में से क्या माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, तो हमको मिलता है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ये किसके लिए है, प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। इसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो हमको मिलता है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ये मेरा इनकम स्टेटमेंट बन गया। इसको आप प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में बनाओगे, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट करके पर्टिकुलर में आप ये सारी चीजें लिख लोगे। अब ये सब कुछ हमको ढूंढना है, और हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल गियरिंग रेशियो, फिक्स कॉस्ट 1/3 ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिविडेंड यील्ड, ऑपरेटिंग रेशियो, रेशियो ऑफ 18% प्रेफरेंस शेयर। ध्यान रखना ये 18% इसका नाम है, टू 15% डिबेंचर, ये डिबेंचर का नाम है। प्रेफरेंस शेयर टू डिबेंचर जो है वो 12.5% है। प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर का रिलेशन दिया है, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है, रिजर्व 4 लाख का पड़ा है, कैपिटल एम्प्लॉयड पड़ा है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, उसकी मार्केट प्राइस 135 है, टैक्स का रेट आपको 40% दिया है। सो देखा जाए तो दो ही अमाउंट दिखाई दे रही है, एक रिजर्व की और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड की। सर क्या किया जाए, तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड रिलेटेड कोई ऐसी चीज आपके पास अवेलेबल हो, कोई ऐसा फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल हो, तो हमको वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैपिटल गियरिंग का फॉर्मूला होता है डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। एक काम करता हूं मैं यहाँ पे वर्किंग करते जाता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वर्किंग नोट्स, कैपिटल गियरिंग डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर अपॉन इक्विटी शेयर फंड। ओके, अब क्या दिया हुआ है अपने को, कैपिटल गियरिंग, चलो वो बार बार पेज घुमाना पड़ेगा, मैं इधर ही लिख लेता हूँ, 3 दिया हुआ है। ओके, डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज इक्वल्स टू 3 है, और कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व्स प्लस डिवेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर। ये जब चार चीजें मिलती है तो बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, प्रेफरेंस भी अगर हो तो इसमें हम कंसीडर करते हैं, तो मैं यहाँ पे, सॉरी प्रेफरेंस मैंने लिख लिया है, सॉरी, हाँ, इक्विटी रिजर्व्स डिवेंचर एंड प्रेफरेंस, इन चारों का टोटल मुझे दे दिया है कितना, 24 लाख। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है मुझे, 24 लाख। 24 लाख में कौन कौन आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी एंड रिजर्व दोनों का कॉम्बिनेशन, तभी उसको कहा जाता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड, प्लस डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू कितना, 24 लाख। यहाँ पे ये एक चीज मेरे पास अवेलेबल है, मैं इसको ऐसा छोड़ देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, चीजों को कनेक्ट करना। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया डी प्लस पी, ठीक है, ई एस एच एफ इज इक्वल्स टू 3, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और बेटर करूं तो डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू 3 इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रखना ये मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले को लेता हूं यहाँ पे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या दिया था मैंने अभी भी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 24 लाख इक्वल्स टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर, डी प्लस पी। अब यहां देखो मैंने डी प्लस पी में क्या लिखा हुआ है, 3 इक्विटी शेयर होल्डर फंड, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे डी प्लस पी हटा के कितना लिख लूंगा, 3 इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो 24 लाख इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, राइट। तो अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24 लाख डिवाइड बाय 4, तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब हो जाएगा 6 लाख। ये क्या मिला मुझे, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड में दो लोग होते हैं, कौन कौन से, इक्विटी प्लस रिजर्व। रिजर्व आपको क्वेश्चन में दे दिया है 4 लाख का,
तो इक्विटी प्लस रिजर्व कितना 4 लाख और फंड कितना है टोटल 6 लाख का। तो इक्विटी मिल जाएगी, इक्विटी हो जाएगी आपकी 2 लाख, 4 लाख माइनस हो गए, इक्विटी कितनी हो गई आपकी 2 लाख की। अब इक्विटी 2 लाख की हो गई तो मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी मिल जाएंगे, क्योंकि एक शेयर का भाव 10 रुपया दिया हुआ है। तो 2 लाख डिवाइड बाय 10, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए मेरे 20,000, नॉट 2,000, इट विल बी 20,000। ठीक है, चलो अब देखो हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें नंबर ऑफ शेयर्स का एक स्पेस हमने रखा हुआ है, वहां पे मैं लिख लेता हूँ 20,000। चलो एक इंफॉर्मेशन तो मिली हमको, क्या मिल गया हमको, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास अवेलेबल हो गए 2,000। यहां तक क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में आपको चीजें कनेक्ट करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना कनेक्ट किए आप कुछ नहीं कर सकते। आप नीचे देखोगे तो कैलकुलेशन इतनी डेंजर दी हुई है। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ, डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस। क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है कितने परसेंट, 6%, और मार्केट प्राइस भी दी है 135 की। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0.06 इज इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर अपॉन 135। तो मुझे डिविडेंड पर शेयर मिल जाएगा 135 इंटू 0.06। तो डिविडेंड पर शेयर आया मेरा 8.1। डिविडेंड पर शेयर का मतलब आपने एक शेयर पे 8.1 रुपीज का डिविडेंड दिया। ठीक है, ये मेरे डिविडेंड की अमाउंट होगी। डिविडेंड हम किस में से देते हैं, हमारी अर्निंग में से देते हैं। हम जो कमाएंगे उसमें से हम डिविडेंड पे करेंगे। क्वेश्चन में आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है, मतलब आपने जो भी कमाया उसका 30% क्या दे दिया, डिविडेंड दे दिया। और डिविडेंड की अमाउंट कितनी मेरे पास 8.1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना 30% जो मेरा रेशियो है उसके सामने मैंने 8.1 रुपीज पे किया। मतलब मैंने जो भी कमाया होगा उसमें 30% किया तो 8.1 आया। मैं ऐसा मान लेता हूं मेरी अर्निंग अगर 100% होती है तो अर्निंग कितनी आएगी अमाउंट में, 100 इंटू 8.1 डिवाइड बाय 30। तो आपका अर्निंग पर शेयर 27 आया। ये क्या आ गया आपका अर्निंग पर शेयर। आपने 27 रुपए की अर्निंग की, उसमें से 30% का आपने डिविडेंड दे दिया, तो अमाउंट आई 8.1। आपको क्वेश्चन में 8.1 दिया था, 30 दिया था, आपको अर्निंग पर शेयर ढूंढना था, वो हमने ढूंढ लिया। तो अर्निंग पर शेयर मेरे पास अवेलेबल है 27। अब वापस जाता हूं ऊपर स्टेटमेंट में, तो देखो अर्निंग पर शेयर 27 आ गया। अब हम रिवर्स जा रहे हैं, देखो कैलकुलेशन में। तो ईपीएस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 27 इंटू 2,000 किया तो 5,40,000 मेरे पास प्रॉफिट आ चुका है इक्विटी शेयर होल्डर का 5,40,000। और ऊपर जा सकते तो देखते हैं, हाँ सर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट तो है ही नहीं आपके पास। हाँ सर वो रह गया, लेकिन प्रेफरेंस शेयर है जरूर, मतलब डिविडेंड तो ढूंढना पड़ेगा। तब उसके रिलेटेड आप देखो क्या दिया है, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर का रेशियो कितना दिया है 12.5। ठीक है, और आप यहाँ पे देखो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड 24 लाख की थी, इक्विटी शेयर होल्डर फंड हमने ढूंढा 6 लाख का। तो 24 में से 6 लाख जाएंगे तो डी प्लस पी कितना मिल जाएगा हमको 18 लाख। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं वापस अब आ जाता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड में। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा कितना था 24 लाख। सर कैपिटल एम्प्लॉयड में आते हैं डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर होल्डर फंड। सर इक्विटी शेयर होल्डर फंड तो अभी अभी हमने ढूंढा था, कितना ढूंढा था 6 लाख रुपीज। तो सर डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर का टोटल तो मिल जाएगा हमको। सो डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर दोनों मिलाएंगे तो अमाउंट कितनी होती है 18 लाख। पर हमें दोनों को अलग करना पड़ेगा क्योंकि डिबेंचर पे इंटरेस्ट लगता है और प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड। तो अब मैं क्या करूंगा, इन्होंने मुझे बोला है ऐसा कि प्रेफरेंस शेयर टू डिबेंचर का एक परसेंटेज दिया है। देखो लिखा है प्रेफरेंस शेयर टू डिबेंचर 12.5। प्रेफरेंस शेयर टू डिबेंचर का मतलब प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर का 12.5% है। मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर अपॉन डिबेंचर इज इक्वल्स टू 12.5। 12.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.125।
अब मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं, तो प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू 0.125 डिबेंचर हो जाएगा, डिबेंचर को मल्टीप्लीकेशन में ले गया। अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ देता हूं, ठीक है। अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन को वापस यहां पे लेके आता हूं। तो क्या इक्वेशन थी मेरी, डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू कितना था, 18 लाख। डिबेंचर को डिबेंचर रहने देता हूं और प्रेफरेंस शेयर की जगह ये वाली अमाउंट लिख सकता हूं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू 0.125 डिबेंचर। अब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, इसके आगे कुछ नहीं तो वन, तो ये हो जाएगा 1.125 डिबेंचर। तो डिबेंचर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 18 लाख डिवाइड बाय 1.125। सो 18 लाख डिवाइड बाय 1.125, तो डिबेंचर आ गए मेरे 16 लाख। दोनों मिला के 18 लाख के थे, तो प्रेफरेंस शेयर कितने का हो जाएगा, 2 लाख, क्योंकि डिबेंचर अकेला 16 लाख का है। प्रेफरेंस शेयर भी मिल गया देखो हमें। अब जैसे ही प्रेफरेंस शेयर मिल गया मुझे, प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड के परसेंटेज दिए थे कि 18% प्रेफरेंस शेयर है ये, तो डिविडेंड कितने परसेंट देना है मुझे, 18%। सो 2 लाख का 18% होता है 36,000। तो यहाँ पे मैं इनकम स्टेटमेंट में जाता हूं और यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 36,000। कैसे आया, तो 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर इंटू 18% उसका डिविडेंड। अब रिवर्स जा रहे हैं तो 540 में ये 36,000 में प्लस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 5,76,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स का रेट सर दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितने परसेंट, 40%। और आगे बढ़ सकते हैं हम, ईबीटी 100 है, टैक्स 40 है, तो पीएटी कितना होगा 60। 60 पे 5,76,000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 100 पे कितना, 100 इंटू 5,76,000 डिवाइड बाय 60। तो ईबीटी आया 9,60,000। तो टैक्स की अमाउंट आई मेरी 3,84,000, राइट। सर इंटरेस्ट भी तो मिल सकता है क्योंकि डिबेंचर मिल गए, हाँ डिबेंचर कितने के थे मेरे पास, 16 लाख के। और डिबेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया था, ये देखो 15%। तो 16 लाख के जो मेरे पास डिबेंचर है उसका मैं 15% करूंगा, तो मेरे पास इंटरेस्ट आ गया 2,40,000। रिवर्स जा रहे हैं तो 2,40,000 एंड 960 को प्लस करेंगे, तो ईबीआईटी हो जाएगा मेरा 12 लाख। ईबीआईटी कितना हो जाएगा मेरा 12 लाख, ठीक है। अब मुझे सिर्फ फिक्स कॉस्ट चाहिए, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, सेल्स मिल जाएगा। तो अब हमें ढूंढनी है फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ दिया है, तो लिखा है फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट का 1/3 है। अरे सर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब फिक्स प्लस वेरिएबल, फिक्स प्लस वेरिएबल। फिर यहाँ तो गड़बड़ हो गई, कैसे गड़बड़ हो गई, तो सर ऑपरेटिंग कॉस्ट कहाँ दी हुई है अपने को, तो ऑपरेटिंग रेशियो देखो नीचे दिया हुआ है कितना, 75%। मतलब आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके सेल्स का कितना है, 75%। अब ध्यान से देखना, वर्किंग अपनी जो कंटिन्यूटी में चल रही है, अगर मेरा सेल्स 100 है तो मेरी टोटल कॉस्ट 75 होगी, तो मेरा प्रॉफिट मतलब टोटल कॉस्ट प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी 25 होगा। सर ईबीआईटी तो ढूंढा था ना हमने 12 लाख का, तो यस, तो सेल्स मिल जाएगा। तो 12 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 25, तो सर सेल्स तो आ गया हमारे पास 48 लाख, बराबर। अगर सेल्स 48 लाख है तो कॉमन सेंस से टोटल कॉस्ट आपकी 36 लाख हो जाएगी, क्योंकि सेल्स एंड टोटल कॉस्ट का डिफरेंस 12 लाख है। सर टोटल कॉस्ट तो मिल गई, तो अब सर टोटल कॉस्ट में कौन होते हैं, टोटल कॉस्ट में दो लोग होते हैं सर, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी मेरी 36 लाख। सर फिक्स कॉस्ट में तो ऐसा लिखा था कि वो तो 1/3 है, किसका 1/3 है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट, तो 36 लाख का 1/3 कितना हो जाता है, 12 लाख। अगर टोटल कॉस्ट 36 लाख है, फिक्स कॉस्ट 12 लाख है, तो कॉमन सेंस से वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 24 लाख। देखो एक ही झटके में सेल्स भी मिल गया, वेरिएबल भी मिल गया और फिक्स भी मिल गया। तो चलो जाके अपने इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं कि सर सेल्स आ गया 48 लाख का,
सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 24 लाख की, तो सर कंट्रीब्यूशन होता है 24 लाख का। सर फिक्स कॉस्ट आई थी 12 लाख। अब आप देख लो ईबीआईटी के साथ मैच हो गया, 24 लाख माइनस 12, ईबीआईटी आ गया आपका 12 लाख। क्लियर? ये बन गया इनकम स्टेटमेंट। अब आप डीओएल डीएफएल डीसीएल तो इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है, नॉट अ बिग डील। अब तो सिर्फ आपको फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये स्टेटमेंट कैसे बनेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिसिंग थी यहाँ पे, तो मैंने आपको उसको अच्छे से एक एक चीज यहाँ पे एलोबरेट करके बता दी मैंने, ठीक है। आप देख सकते हो ये रहा इनकम स्टेटमेंट मैंने बना के दिया। चलिए फिर इलस्ट्रेशन 9 डिविडेंड डिसीजन मॉडल का है, तो उसमें वॉल्टर का फॉर्मूला, ये आपका बैठा इलस्ट्रेशन है, वॉल्टर का खाली फॉर्मूला आपको याद रखना है, और उसमें आप चीजें डालोगे तो ऑटोमेटिकली तीन सिचुएशन दिए, डिविडेंड पे आउट 50% हो तो क्या, 75% हो तो क्या, एंड 100% हो तो क्या। तो ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा। फिर आप देखोगे इलस्ट्रेशन 10 में आपको इन्होंने गॉर्डन मॉडल का क्वेश्चन पूछा, और पे आउट रेशियो लिखा है 10 और 90% हो तो क्या, ये भी आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, गॉर्डन का फॉर्मूला डालोगे आपको आंसर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। इलस्ट्रेशन 11 में आपको इन्होंने एमएम अप्रोच पूछा है। अगेन एमएम अप्रोच में दो चीजें होती है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड और नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड और नॉट डिक्लेयर्ड के बाद अगर पर्टिकुलर कंपनी को कोई फंड की रिक्वायरमेंट है तो कितने शेयर इश्यू करने चाहिए, ठीक है, और उसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू और फर्म की वैल्यू भी निकालनी होती है। तो तीन क्वेश्चन होते हैं एमएम अप्रोच के अंदर, डिविडेंड डिक्लेयर्ड और डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड। तो उसमें मार्केट प्राइस किया, ठीक है, मार्केट प्राइस आपको मिल जाती है, फिर कंपनी को जो फंड की जरूरत है उसको आप मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हो, तो आपको मिल जाते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और उसके बाद आपको फर्म की वैल्यू निकालनी होती है, तो फर्म की वैल्यू भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है पहले भी, ठीक है, सो इजीली आप कर सकते हो, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। सो डिविडेंड पॉलिसी में तो सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है, वॉल्टर, गॉर्डन एंड एमएम, तीन अप्रोच। क्लियर? तो इसी के साथ हमारी ये जो स्टडी नोट है वो कंप्लीट हुई। इसके बाद देखो वॉल्टर का एक और क्वेश्चन है, आप देख लेना, कुछ है नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो 14 मार्क आपके इसमें सिक्योर हो जाने चाहिए। मैंने सारी वैरायटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज के गुड क्वेश्चंस, एज वेल एज हमने डिविडेंड पॉलिसी के भी कुछ जो आपको मॉडल्स थे वो मैंने बता दिए, कौन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वॉल्टर, गॉर्डन और एमएम तीन ही है, तीनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। इन तीन चैप्टर में से कोई भी दो क्वेश्चन 7 मार्क में अभी तक का जो पैटर्न रहा है अपने इंस्टीट्यूट का, उसमें उस तरीके से पूछा गया है, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।